अगर हम कल्पना करें समुद्र के बीचों बीच खड़ा एक अरबों डॉलर का विशालकाय जहाज, मतलब ये पूरी तरह से माल से लदा हुआ है, लेकिन दुनिया का कोई भी बंदरगाह इसे प्रवेश देने को तैयार ही नहीं है। हाँ, और ये किसी काम का नहीं बचा। बिल्कुल, मतलब कचरे के डिब्बे से भी बदतर स्थिति। ये महज एक फंसी हुई संपत्ति या जिसे हम स्ट्रैंडेड एसेट कहते हैं, वो बनकर रह गया है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है। हाँ। देखिए, आज के समय में अगर कोई शिपिंग कंपनी वैश्विक नियमों की अनदेखी करती है ना, तो ये उनका वास्तविक भविष्य हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम भारतीय नौवहन निगम, जिसे हम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या SCI के नाम से जानते हैं, उसके एक महाविस्तार का विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लगभग 198.2 अरब रुपए, यानी करीब 2.3 बिलियन डॉलर के विशाल निवेश की। इसके तहत 26 नए जहाजों का निर्माण होना है। और ये कोई छोटी रकम नहीं है। एकदम सही। तो आज की चर्चा के लिए हमने समुद्री उद्योग में ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानकों पर DNV के विशेषज्ञों के विस्तृत शोध पत्रों को खंगाला है। साथ ही हमारे पास अरिहंत कैपिटल और HDFC सिक्योरिटीज जैसे संस्थानों की वित्तीय रिपोर्टें और आई मरीन जैसी पत्रिकाओं के हालिया लेख भी हैं। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि SCI का ये जो भारी भरकम कदम है, ये केवल पानी पर तैरने वाले कुछ नए लोहे और स्टील के ढांचे खड़े करना नहीं है। अच्छा, तो इसके पीछे और भी कुछ है? बिल्कुल। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे ये विस्तार भारत की भू राजनीतिक रणनीति और वैश्विक स्तर पर जो अनिवार्य हो रहे ESG मानक है, उनके साथ एक बहुत ही जटिल तरीके से जुड़ा हुआ है। मतलब ये सिर्फ जहाज खरीदने की बात नहीं है। एकदम नहीं, क्योंकि जो उद्योग दुनिया का 80% माल ढोता है, वो इस समय एक ऐतिहासिक और काफी दर्दनाक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो इस 2.3 बिलियन डॉलर के दाव के तथ्यात्मक हिस्से से शुरू करते हैं। मैंने सूत्रों में पढ़ा कि SCI भारतीय शिपयार्ड से 26 नए जहाजों का ऑर्डर देने की तैयारी में है। हाँ, अभी उनके पास 55 जहाजों का बेड़ा है। और इस नए ऑर्डर से उनकी क्षमता में 1.18 मिलियन डेडवेट टन का भारी उछाल आएगा। डेडवेट टन? तो ये 1.18 मिलियन डेडवेट टन, मतलब अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ये जहाजों के अपने वजन की बात नहीं हो रही है, बल्कि उनके माल ढोने की कुल क्षमता की बात हो रही है ना? आपका अनुमान बिल्कुल सटीक है। ये उनके सुरक्षित रूप से माल, ईंधन और क्रू को ढोने की अधिकतम क्षमता है। अच्छा। लेकिन देखिए, यहाँ दिलचस्प बात ये क्षमता का आंकड़ा नहीं है। तो फिर क्या है? इसके पीछे की टाइमिंग और भू राजनीतिक रणनीति है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, मतलब 2020 में, तो भारत सरकार ने SCI में अपनी 63.75% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी। ओहो, मतलब इसका निजीकरण होने वाला था? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब उन योजनाओं पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है। सरकार अब इस कंपनी को अपने पास ही रख रही है। रातों रात ये मन परिवर्तन, मैं सोच रहा था कि इसके पीछे लाल सागर का जो संकट है, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहा होगा। हाँ, ये सबसे बड़ा ट्रिगर है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मतलब पूरा गणित ही बिगाड़ दिया है। बिल्कुल, हर दिन खबरों में यही होता है। अब इसका मैकेनिज्म समझिए। स्वेज नहर से होकर जाने वाले सुरक्षित रास्ते के बजाय, जो कि सबसे छोटा रास्ता है, हाँ, उसके बजाय अब जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर पूरा चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो इससे समय बहुत बढ़ जाता होगा। बहुत ज्यादा। जो सफर पहले 20 दिन का होता था, वो अब 35 से 40 दिन का हो गया है। अरे बाप रे! इसका मतलब है कि वही जहाज अब एक साल में बहुत कम चक्कर लगा पा रहा है। बिल्कुल सही। अगर हर जहाज समुद्र में ज्यादा समय बिता रहा है, तो वैश्विक स्तर पर जहाजों की उपलब्धता तो अचानक से कम हो गई होगी। यही अहम बिंदु है। जहाजों की भारी कमी पैदा हो गई है, और ऐसे अस्थिर माहौल में जहां आपूर्ति श्रृंखला किसी भी समय टूट सकती है, सरकार ने महसूस किया कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और अरबों डॉलर के व्यापार को पूरी तरह से विदेशी जहाजों के भरोसे छोड़ना मतलब एक बहुत बड़ा रणनीतिक जोखिम है। हाँ, ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मान लीजिए किसी की कोई बड़ी टेक कंपनी है और वो विदेशी क्लाउड सर्वर पर पूरी तरह निर्भर है। सब कुछ सस्ता और बढ़िया चल रहा है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है शुरुआत में। लेकिन अचानक डेटा प्राइवेसी के वैश्विक नियम बदल गए, या दो देशों के बीच साइबर युद्ध छिड़ गया। तो डेटा खतरे में आ जाएगा ना? बिल्कुल। अब डेटा खतरे में है तो वो कंपनी उन सर्वर्स को किराए पर लेना बंद कर देगी और रातों रात अपना खुद का डेटा सेंटर बनाने का फैसला करेगी। एकदम सही। चाहे उसमें अरबों रुपए लगें, ताकि व्यापार बाहरी झटकों से सुरक्षित रहे। यह बहुत ही शानदार उपमा है।
सरकार का मांग एकत्रीकरण या जिसे हम डिमांड एग्रीगेशन कहते हैं, उसका लक्ष्य ठीक यही है। अच्छा, तो ये डिमांड एग्रीगेशन है। हाँ, भारत का अधिकांश आयात निर्यात आज भी विदेशी बेड़ों पर निर्भर है, लेकिन अब सरकार ने 2030 तक घरेलू निर्मित जहाजों के बेड़े को 7%, सिर्फ 7%? 2030 तक 7% और 2047 तक 70% तक पहुंचाने का विशाल लक्ष्य रखा है। 70%? ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, तो SCI का ये 26 जहाजों का ऑर्डर इसी डेटा सेंटर को बनाने की शुरुआत है, जहां जहाज भारत में ही बनेंगे और भारत के ही व्यापार को सुरक्षित करेंगे। बहुत ही दिलचस्प। लेकिन एक बुनियादी सवाल जो इन वित्तीय रिपोर्टों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। हाँ, बताइए। वो ये है कि इस डेटा सेंटर या कहें इस महाविस्तार के लिए इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है? मतलब 198.2 अरब रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। HDFC सिक्योरिटीज और अरिहंत कैपिटल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि SCI ने हाल ही में अपने मुनाफे में लगभग 60% का शानदार उछाल देखा है। बिल्कुल, 60%। उनका EBITDA 60.5% तक बढ़ गया है। मतलब टैक्स, ब्याज और अन्य देनदारियां चुकाने से पहले जो उनका शुद्ध परिचालन मुनाफा है, उसमें इतनी बड़ी छलांग। हाँ, तो मैं यही सोच रहा था कि ये अचानक से पैसों की बारिश कैसे होने लगी? देखिए, इस मुनाफे के पीछे सबसे बड़ा इंजन है टैंकर मार्केट की अभूतपूर्व मजबूती। टैंकर मार्केट? हाँ, कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है, और जैसा कि हमने अभी लाल सागर के संकट पर चर्चा की। हाँ, जहाँ रास्ते लंबे हो गए हैं। बिल्कुल, उस वजह से जहाजों की कमी हो गई है। और अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, जब किसी चीज की कमी होती है तो उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। तो किराए बढ़ गए होंगे? बहुत ज्यादा। माल भाड़ा, जिसे उद्योग की भाषा में चार्टर रेट्स कहते हैं, वो ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। और यहाँ हम VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही। मुझे याद है, मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि ये जहाज इतने विशाल होते हैं कि इनमें अगर पेरिस के एफिल टावर को लेटाकर रख दें तो भी जगह बच जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सही पैमाना है। और सिर्फ माल ढुलाई नहीं, बल्कि एक और दिलचस्प मैकेनिज्म यहाँ काम कर रहा है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, जब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आया, तो दुनिया भर में जमीन पर तेल भंडारण की यानी स्टोरेज की कमी हो गई। तो तेल कहाँ रखेंगे? वही तो। ऐसे में बड़े तेल व्यापारियों ने कच्चे तेल को होल्ड करने के लिए यानी समुद्र में ही स्टोर करने के लिए इन विशाल जहाजों को किराए पर लेना शुरू कर दिया। अरे वाह, तैरते हुए गोदाम बना दिए। बिल्कुल, तैरते हुए गोदाम, ताकि जब दाम बढ़े तब वे उसे बेच सके। इससे टैंकरों की मांग और भी ज्यादा बढ़ गई। और भारत तो कच्चा तेल मंगाता ही बहुत है। हाँ, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है, तो वो खुद SCI के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बन गया। तो पैसा तो आ गया और व्यापार का जो तर्क है वो भी साफ है। लेकिन देखिए, इन शोध पत्रों को गहराई से पढ़ने के बाद एक बात जो मुझे स्पष्ट रूप से खटक रही है, वो क्या? वो ये कि दुनिया अब सिर्फ हरी बैलेंस शीट नहीं देखती। अगर आप 26 नए जहाजों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर उतरना चाहते हैं तो केवल ये दिखाना काफी नहीं है कि जेब में पैसा है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प और शायद सबसे अहम मोड़ आता है, ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक और शासन की एंट्री। हाँ, ये शिपिंग का नया कड़वा सच है। कड़वा क्यों? क्योंकि पहले ESG का मतलब होता था कि कंपनियां साल के अंत में अपनी मर्जी से एक चमचमाती सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट छाप देती थीं। हाँ, जिसमें बताया जाता था कि उन्होंने कितने पेड़ लगाए। बिल्कुल, लेकिन DNV के विशेषज्ञों का शोध पत्र स्पष्ट करता है कि अब ये स्वैच्छिक PR स्टंट से एक सख्त कानूनी बाध्यता में बदल चुका है। उदाहरण के लिए मैंने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन का जो CSRD है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव। हाँ, वही। तो ये कोई सुझाव तो नहीं है, ये एक पक्का कानून है। एकदम। और केवल यूरोप ही नहीं, भारत में भी सेबी ने बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 1000 कंपनियों के लिए BRSR नियम लागू कर दिए हैं। और SCI इसके दायरे में आता है? बिल्कुल आता है। अब आपको अपने कार्बन उत्सर्जन से लेकर कचरा प्रबंधन तक का एक एक बारीक डेटा देना होगा। तो क्या हम उसी स्थिति की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र मैंने चर्चा की शुरुआत में किया था? हाँ, बिल्कुल। जहाँ कोई कंपनी
$2.3 बिलियन खर्च करके नए जहाज तो बना लेती है, लेकिन 5 या 10 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या IMO कार्बन उत्सर्जन पर इतने कड़े नियम ले आता है कि वो नए जहाज काम ही ना आए। हाँ, वो यूरोपीय या अमेरिकी बंदरगाहों में घुस ही नहीं सकते, या फिर उन पर इतना भारी कार्बन टैक्स लगने लगे कि उन्हें चलाना घाटे का सौदा हो जाए। मतलब वो रातों रात करोड़ों डॉलर के कबाड़ में बदल जाएंगे, जिससे हम फंसी हुई संपत्ति या स्ट्रैंडेड एसेट कह रहे थे। आपने पूरी प्रक्रिया को बहुत सटीकता से समझा है। देखिए, एक कमर्शियल जहाज की उम्र लगभग 20 से 25 साल होती है। अच्छा, 25 साल। हाँ, तो अगर कोई आज किसी पुरानी तकनीक वाले इंजन में निवेश कर रहा है तो वो जानबूझकर भविष्य का कबाड़ खरीद रहा है। तो निवेशक तो इस बात को लेके बहुत डरे हुए होंगे। बहुत ज्यादा। वे जानना चाहते हैं कि ESG के E यानी पर्यावरण के मोर्चे पर जहाज कितने सुरक्षित हैं। और यहाँ पर्यावरण का मतलब सिर्फ हवा में उड़ने वाले धुएं तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि DNV की रिपोर्ट के अनुसार E में पानी के नीचे होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी शामिल है। अंडर वाटर नॉइज पोल्यूशन। हाँ, जो समुद्री जीवों, खासकर जो व्हेल मछलियाँ होती हैं, उनके नेविगेशन को बर्बाद कर देता है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या है बैलिस्ट वाटर की। बैलिस्ट वाटर, ये क्या होता है? इसका मैकेनिज्म बहुत ही खतरनाक रहा है। देखिए, जब जहाज खाली होता है तो वो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए समुद्र का पानी अपने टैंकों में भर लेता है। अच्छा, ताकि जहाज पलटे नहीं? हाँ, अब मान लीजिए वो पानी उसने मुंबई के तट से भरा। फिर वो जहाज अमेरिका जाता है, वहाँ माल लाता है, और क्योंकि अब माल का वजन आ गया है तो वो उस पानी को वहाँ के समुद्र में छोड़ देता है। ओह, जिससे मुंबई के समुद्री जीव, बैक्टीरिया और आक्रामक प्रजातियां अमेरिकी पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंचकर वहां तबाही मचा सकती हैं। बिल्कुल, इसे इन्वेजिव स्पीशीज कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा खतरा है ना? इसी वजह से SCI अब अपने जहाजों में बैलिस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा है, ताकि पानी को छोड़ने से पहले उसे साफ किया जा सके। हाँ, उसे पूरी तरह से फिल्टर किया जाता है। और ईंधन के मोर्चे पर भी उद्योग में हाइब्रिड इंजन लाए जा रहे हैं। पुराने तेल की जगह। हाँ, भारी और गंदे तेल के बजाय अब अमोनिया, मेथनॉल और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और SCI क्या कर रहा है इस मामले में? SCI ने बहुत पहले से अपने बेड़े में 0.5% कम सल्फर वाले ईंधन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये तो सब E यानी पर्यावरण की बात हुई, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगा और एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। ESG में 90% ध्यान और पैसा पर्यावरण पर ही खर्च होता दिखता है, ऐसा लगता है। हाँ, तो ये S यानी सामाजिक और G यानी शासन मुझे अक्सर ये कॉर्पोरेट ब्रोशर्स में छपने वाली कागजी खानापूर्ति या बॉक्स टिकिंग जैसी लगती है। अच्छा। हाँ, मतलब क्या वाकई इनका कंपनी के मुनाफे या बैलेंस शीट पर कोई ठोस असर होता है? मैं समझ सकती हूँ कि ये धारणा क्यों बनी है, लेकिन DNV का शोध इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। कैसे? चलिए S यानी सामाजिक पहलू का वित्तीय प्रभाव समझते हैं। शिपिंग में S का सीधा मतलब है वहाँ काम करने वाले नाविक, सीफेरर्स। हाँ, नाविक महीनों तक एक तैरते हुए लोहे के पिंजरे में काम करते हैं। वे अपने परिवार से हजारों मील दूर होते हैं, समुद्र की भयानक लहरों का सामना करते हैं। और बंदरगाहों पर सुरक्षा के कारण नीचे भी नहीं उतर पाते होंगे। बिल्कुल, कई बार महीनों तक जमीन पर कदम नहीं रख पाते। और लाल सागर जैसे इलाकों से गुजरते समय उन्हें हर पल ड्रोन या मिसाइल हमले का खौफ भी तो रहता होगा। एकदम सही। तो इस भारी मानसिक और शारीरिक दबाव का नतीजा क्या होता है? मानवीय गलती या ह्यूमन एरर। लोग थक जाएंगे तो गलती तो करेंगे। और अब इस मानवीय गलती के खतरे को उन वैकल्पिक ईंधनों से जोड़कर देखिए जिनकी हमने पर्यावरण वाले हिस्से में बात की थी। ओह, मतलब अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए मेथनॉल या अमोनिया जैसे नए ईंधन ला रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। हाँ, मेथनॉल जो कि पानी की तरह दिखता है लेकिन अत्यधिक ज्वलनशील है, और अमोनिया जो बेहद जहरीला है। तो एक थका हुआ मानसिक तनाव से गुजर रहा नाविक अगर एक छोटा सा वॉल्व भी खुला छोड़ दे या तापमान के गेज को गलत पढ़ ले तो पूरा जहाज तो आग का गोला बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। और उस एक गलती से सिर्फ जान नहीं जाएगी बल्कि कंपनी पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगेगा। पर्यावरण को भी भारी नुकसान होगा। और तो और कंपनी का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। बाप रे। इसीलिए नाविकों का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, उनका मानसिक स्वास्थ्य और जहाज पर काम करने की सुरक्षित परिस्थितियां, ये कोई चैरिटी या कागजी खानापूर्ति नहीं है।
ये तो सीधे तौर पर कंपनी के वित्तीय जोखिम प्रबंधन की बात हो गई। हाँ, व्यापार को जिंदा रखने की पहली शर्त है ये वाकई आंखें खोलने वाला नजरिया है। पर्यावरण और सामाजिक पहलू आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। बहुत गहराई से। तो फिर जी यानी गवर्नेंस या कॉर्पोरेट शासन का क्या वो सिर्फ बोर्डरूम में बैठे अधिकारियों की मीटिंग्स तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। जी को समझने के लिए हमें दक्षिण कोरिया की हंजिन शिपिंग के पतन के मैकेनिज्म को देखना होगा। हंजिन शिपिंग? हाँ, जिसका जिक्र डीएनवी रिपोर्ट में प्रमुखता से किया गया है। 2016 में दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी हंजिन ने दिवालियापन की घोषणा कर दी थी। 7वीं सबसे बड़ी? ये तो वैश्विक शिपिंग के लिए लेमन ब्रदर्स मोमेंट जैसा था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही झटका था। लेकिन ये हुआ कैसे? क्या उस समय बाजार खराब था? नहीं, बाजार खराब नहीं था, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब था। अच्छा। हंजिन ने बिना किसी पारदर्शी योजना के भारी कर्ज ले रखा था। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता मतलब शून्य थी। जब कंपनी के पास नकदी खत्म हुई तो उसका असर देखिए। उनके 80 से ज्यादा विशालकाय जहाज समुद्र के बीचों बीच फंस गए। 80 जहाज? हाँ, उन्हें घोस्ट शिप्स कहा जाने लगा। क्योंकि बंदरगाहों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया होगा। बिल्कुल, बंदरगाह वालों को पता था कि हंजिन के पास उन्हें डॉकिंग फीस चुकाने के पैसे ही नहीं है। और उन जहाजों पर तो बहुत सारा माल होगा। सैमसंग के टीवी से लेकर वॉलमार्ट के कपड़ों तक करीब $14 बिलियन का माल लदा हुआ था। हे भगवान। और वो भी थैंक्सगिविंग और क्रिसमस से ठीक पहले। वैश्विक रिटेल सप्लाई चेन मतलब ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हंजिन के बोर्डरूम में वित्तीय जोखिमों का सही आकलन नहीं हो रहा था। हाँ, और पारदर्शी रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि अगर आपका जी कमजोर है तो आपके पास कितने भी अच्छे जहाज या नाविक हों, आप डूब जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर एससीआई 198.2 अरब रुपए का ये विशाल निवेश कर रही है तो उन्हें हर टेंडर, हर खरीद और ठेका देने की प्रक्रिया में शीशे जैसी पारदर्शिता रखनी होगी। एकदम सही। और शोध पत्रों के अनुसार एससीआई इस मोर्चे पर काफी सक्रिय है। वो कैसे? उन्होंने क्रू की भर्ती के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन और स्वचालित फ्लीट पर्सनल रोस्टरिंग सिस्टम लागू किया है। ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ, ताकि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की गुंजाइश ही न रहे। वे अपने सप्लायर्स का भी ESG मैट्रिक्स के आधार पर कड़ाई से मूल्यांकन कर रहे हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इन सभी बिखरे हुए धागों को एक साथ जोड़ें तो ये स्पष्ट होता है कि एससीआई का ये जो $2.3 बिलियन का कदम है, ये केवल 26 नए जहाजों को पानी में उतारने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, अस्थिर भू राजनीति से खुद को बचाने, भविष्य के कड़े ESG कानूनों के अनुपालन और एक हरित, सुरक्षित तथा भ्रष्टाचार मुक्त व्यापार मॉडल के निर्माण का एक बेहद जटिल संतुलन है। हाँ, ये सारांश पूरी तस्वीर को बहुत अच्छे से पेश करता है। देखिए, जब हम अखबार में सिर्फ एक हेडलाइन पढ़ते हैं ना कि कंपनी का मुनाफा 60% बढ़ा या 26 नए जहाजों का ऑर्डर दिया, तो हम अक्सर उसके पीछे के इस विशाल और जटिल तंत्र को नहीं देख पाते। सही कहा आपने। और यही बात इस गहन चर्चा को इतना रोमांचक बनाती है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं स्रोत सामग्री से परे एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें खुद गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या? आज हमने देखा कि कैसे जहाज तकनीकी रूप से अति उन्नत होते जा रहे हैं। हाँ। वे अमोनिया और मेथनॉल जैसे खतरनाक लेकिन हरित ईंधनों पर चलने वाले जटिल तैरते हुए सुपर कंप्यूटरों में बदल रहे हैं। बिल्कुल, तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ये अत्याधुनिक मशीनें समुद्र के बीचों बीच पहुंचेंगी, क्या भविष्य का सबसे बड़ा संकट इन जहाज़ों को बनाने की तकनीक या पैसे की कमी नहीं होगा? बल्कि क्या सबसे बड़ा संकट ऐसे इंसानों, ऐसे उच्च प्रशिक्षित और मानसिक रूप से मजबूत नाविकों की भारी कमी होना होगा जो इन जटिल और खतरनाक ईंधनों से चलने वाले जहाज़ों को महीनों तक सुरक्षित रूप से चला सकें। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। मशीनें और नियम तो हम बना लेंगे, लेकिन क्या हम उन मशीनों को संभालने वाला इंसान तैयार कर पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में वैश्विक व्यापार का भविष्य तय करेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।